आज बिहार चुनाव को लेकर के चर्चा हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक चर्चा और है अंता के अंदर चुनाव की। अंता के अंदर जो अंतर रहा चुनाव में हार और जीत का, और जिस तरीके से बीजेपी की पूरी सरकारी मशीनरी को कांग्रेस ने रोंद करके चुनाव जीता है, यह वाकई बहुत बड़ा मैसेज है। बीजेपी के सीएम, बीजेपी के पूर्व सीएम, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के सांसद और बीजेपी के विधायक गांव गांव में घूम रहे थे। केवल एक विधानसभा का उपचुनाव था और उस एक विधानसभा के उपचुनाव के लिए बीजेपी के तकरीबन 150 नेता, छोटे बड़े 150 नेता, वो अलग अलग गांवों में घूम रहे थे। यानी हर गांव में 1 2 3 नेताओं की पोजीशन लगाई गई थी कि यहां पर इस गांव के अंदर फर्स्ट लेवल पर कौन नेता है, सेकंड लेवल पर कौन नेता है, थर्ड लेवल पर कौन नेता है। हर गांव में 3-3 लेयर की नेताओं की फौज लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद यहां पर बीजेपी चुनाव हार गई। मैं अंता राजस्थान के उपचुनाव की बात कर रहा हूं, जहां पर चुनाव आयोग ने खुद माना कि तकरीबन चुनाव के दौरान 21 करोड़ रुपए सिर्फ एक विधानसभा को लेकर के 21 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है, जिसमें कैश में बरामदगी, जिसमें शराब में बरामदगी और उसके साथ साथ बाकी दूसरी चीजें वो भी पकड़ी गई। फिर भी अंता का चुनाव बीजेपी हार गई। तो अंता के चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि वहां पर कांग्रेस जीत गई और कांग्रेस के ही एक बागी नेता नरेश मीणा, वो वहां पर कभी दूसरे नंबर पर रहे तो कभी तीसरे नंबर पर। अभी लेटेस्ट जब ये खबर मैं कर रहा हूं तो इस वक्त में चुनाव के नतीजे अंता के अंदर कुछ इस प्रकार से हैं। प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के उम्मीदवार, उनको मिले 65,900 वोट, तकरीबन 15,000 वोटों से वो आगे है। हालांकि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अभी भी 2 राउंड की गिनती बाकी है, लेकिन इनको जीता हुआ घोषित वैसे कर दिया गया है। मोरपाल सुमन कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवार, वो दूसरे नंबर पर रहे, 15,000 वोटों से चुनाव हार गए। नरेश मीणा बीच चुनाव में ही काउंटिंग सेंटर छोड़ करके चले गए, लेकिन इन्होंने अच्छे खासे वोट हासिल किए, 49,000, तकरीबन 50,000 वोट हासिल किए। नरेश मीणा कांग्रेस के ही नेता रहे, लेकिन इस बार बागी हो गए। और नरेश मीणा के लिए इस बार प्रचार करने के लिए हनुमान बेनीवाल, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता वो पहुंचे। हेलीकॉप्टर से एक बड़ी रैली हुई और नरेश मीणा ने अकेले अपने दम पर इस चुनाव को गरमा दिया था। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। बीजेपी की ताकत आपको इस तस्वीर से समझ में आ जाएगी। वसुंधरा राजे, जो इस चुनाव से पहले बीजेपी में राजस्थान के अंदर पूरी तरह से खामोश नजर आ रही थी, इस चुनाव से ठीक पहले वसुंधरा राजे एक्टिव हो गई। वसुंधरा राजे इसलिए भी एक्टिव हो गई क्योंकि नरेश मीणा उनके बेटे के संसदीय क्षेत्र से आते हैं, यानी झालावाड़ से आते हैं। और अगर नरेश मीणा इस बार ये चुनाव जीत जाते तो फिर 2029 का चुनाव हो सकता है कि वो झालावाड़ में दुष्यंत राजे के सामने चुनाव लड़ते। और इसलिए भी राजनीति के अंदर अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, यानी परिवार के लिए रास्ता साफ करने के लिए किसी को पहले ही हटा दिया जाता है। तो वसुंधरा राजे, उन्होंने खुल करके इस चुनाव के अंदर बीजेपी की कमान अपने हाथों में ले ली। लेकिन सवाल एक और भी है। सवाल यह भी है कि एक तरफ बिहार के अंदर बहुत बुरी तरह से विपक्ष हार गया, तो यहां पर सारी सरकारी मशीनरी लगाने के बावजूद कैसे विपक्ष जीत गया? क्या फिर वोट चोरी के आरोप को बैलेंस करने के लिए क्या वाकई यहां पर विपक्ष को हरा दिया गया? यह भी एक सवाल है, क्योंकि बीजेपी के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि बीजेपी बड़े चुनाव जीत जाती है, छोटे चुनाव हार जाती है। किसी राज्य का चुनाव होगा तो बीजेपी जीत जाएगी, लोकसभा का चुनाव होगा बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन उपचुनाव होगा तो बीजेपी हार जाएगी। और इसको लेकर के कई सारे उदाहरण हैं। इसको लेकर के एक उदाहरण है गोरखपुर के अंदर और फूलपुर में, दोनों जगह पर बीजेपी बाईपोल में चुनाव हार गई थी, लेकिन वहीं पर बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में प्रचंड तरीके से जीत गई, 2022 में विधानसभा चुनाव में जीत गई।
बिहार के अंदर जीत गई लेकिन अंता में चुनाव हार गई। जहां पर पूरी सरकार एक विधानसभा के अंदर लगी हुई थी वहां पर चुनाव हार गई, और जहां पर पूरा विपक्ष, पूरे देश का विपक्ष एक राज्य में लगा हुआ था, वहां पर बीजेपी चुनाव जीत गई। इसको क्या कहेंगे? क्या राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कांग्रेस पार्टी के नेता या विपक्ष के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि देखो भैया वोट चोरी हुई है? इसलिए इस बात को काउंटर करने के लिए कि अंता के अंदर राजस्थान में आप चुनाव कैसे जीत गए, वहां तो हमारी सारी सरकारी मशीनरी लगी थी, तब आप चुनाव कैसे जीत गए? क्या इस बात को काउंटर करने के लिए अंता के अंदर चुनाव जिता दिया गया? या फिर वसुंधरा राजे उन्होंने इस बात को भांप लिया कि बीजेपी यहां पर जीत पाने की स्थिति में है ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने बीजेपी का वोट कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर करवा दिया ताकि नरेश मीणा वो किसी कीमत पर चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन कांग्रेस इसको अपनी जीत बता रही है। कांग्रेस कह रही है कि ये अंता की जनता की जीत है और 2028 का चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। अंता की जनता को सैल्यूट है, अंता की जनता को सैल्यूट है। आपकी मेहनत, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सबने मिलकर के एक ऐतिहासिक जीत दिलाई है। इससे अब आने वाली 2028 की हमारी जो है वो मुहिम सफल हो जाएगी। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब अंता के अंदर आखिरकार चुनाव क्यों हुए थे, इस बात को भी समझ लीजिए। अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव मौजूदा भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद में उन्हें अयोग्य घोषित किए जाने के कारण चुनाव हुआ। यह मामला 2005 का था, जिसमें उन्होंने एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम की ओर पिस्तौल तानी थी। इस मामले में दोषी ठहराए जाने और उन्हें 3 साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद मई 2025 में उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई, जिससे यह सीट खाली हो गई। और उसके बाद में अंता में विधानसभा का उपचुनाव हुआ। लेकिन इसके बाद में नरेश मीणा ने जिस तरीके से इस चुनाव को गरमाया और उसके बाद में कांग्रेस के नेताओं के तरफ से जो बयानबाजी सामने आई और उसके बाद में बीजेपी ने जैसे अपने आप को इस पूरे चुनाव के अंदर झोंका। अगर आप राजस्थान की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको यह पता होगा कि इस चुनाव का टेम्परेचर यानी इस चुनाव का तापमान किस लेवल पर पहुंच गया था। पूरे राजस्थान में इसी चुनाव की चर्चा थी। हालांकि चुनाव भी यही हो रहा था और पूरे राजस्थान में इस बात की भी चर्चा थी कि क्या भजनलाल शर्मा इस चुनाव में जिता भी पाएंगे बीजेपी को या भजनलाल शर्मा नहीं जिता पाएंगे। लेकिन उसके बाद में कहा गया कि वसुंधरा राजे ने कमान अपने हाथ में ले ली है, तो वसुंधरा राजे दिल्ली को एक मैसेज भेजेगी कि देखिए अगर अभी भी चुनाव जितवाना है तो बाजी मेरे हाथ में देनी पड़ेगी। लेकिन इस सबके बावजूद कांग्रेस यहां पर चुनाव जीत गई। कैसे मुमकिन हुआ ये, किस तरीके से हुआ, समझिए जरा इस बात को। एक तरफ कांग्रेस का कोर वोट बैंक यानी मीणा वोट बैंक वो नरेश मीणा की तरफ चला गया। उसमें गोविंद डोटासरा का एक बयान भी सामने आ गया। गोविंद डोटासरा ने मंच से एक बयान दिया और मंच से बयान देकर के कहा कि मेरी गाड़ी रुकवा दी गई। राजस्थान के सबसे बड़े समुदाय से मैं आता हूं यानी जाट समुदाय से मैं आता हूं, मेरी गाड़ी रुकवा दी गई। मेरी गाड़ी को अगर रुकवा सकते हैं तो कल को ये लोग लाठी लेकर के किसी की गाड़ी को भी रुकवा सकते हैं। हालांकि गोविंद डोटासरा का ये बयान मुझे पूरी तरह से गलत लगा। किसी भी नेता को ये दम्भ नहीं होना चाहिए कि वो किसी समाज से आता है यानी उसकी गाड़ी या उसका समाज उसको कोई रुकवा नहीं सकता है, और कोई आदमी किसी छोटे समाज से आता है तो उसकी गाड़ी कोई भी रुकवा सकता है। ये नेताओं को दम्भ नहीं होना चाहिए। किसी समाज की अपनी एक ताकत होती है,
लेकिन अगर किसी समाज की संख्या बड़ी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उस समाज को आप कुचल देंगे और उस समाज को आप कहीं पर भी चौक चौराहे पर पीट देंगे। ये बात बिल्कुल गलत थी। इस बात को आज जब कांग्रेस वहां पर चुनाव जीत गई है तब भी इस बात को कहा जाना चाहिए। हालांकि बाद में अशोक गहलोत ने इसका काउंटर जरूर किया। अशोक गहलोत ने कहा कि कहां आप मीणा वर्सेस अदर्स करवा रहे हैं। मीणा हमेशा से कांग्रेस का कोर वोटर रहा है और मीणा समाज के बारे में हमेशा से यह बात मानी जाती रही है कि वो कांग्रेस को ही वोट देता है। मीणा कांग्रेस की कमर है, अगर मीणा को आप हटा लेंगे तो कांग्रेस नहीं है। इस तरह के बयान देकर के अशोक गहलोत ने काउंटर करने की कोशिश भी की, शायद काउंटर हो भी गया। और उसके बाद में मीणा के अंदर एक बहुत बड़ा तबका जिसको ये लगा कि अशोक गहलोत या कांग्रेस पार्टी जो बात कह रही है वो ज्यादा ठीक है, बीजेपी एक तरीके से नरेश मीणा को इस्तेमाल कर रही है। नरेश मीणा को लेकर के एक अलग छवि भी है। नरेश मीणा एक अलग छवि के आदमी है। आपको याद होगा एक बार एक अधिकारी को थप्पड़ मारा गया था बीते चुनाव के दौरान। वो नरेश मीणा ही थे जिन्होंने थप्पड़ मारने का काम किया था। किसी को थप्पड़ मारना, किसी को गाली देना, यह भी नरेश मीणा की एक पहचान रही है। और नरेश मीणा को बार बार यह बात कही जाती रही कि आप थोड़ा सा ठंडा हो जाएं, ठंडा होकर के रुक करके कहीं पर चुनाव लड़ें, कभी यहां कभी वहां कभी वहां कभी यहां, इस तरह से भाग भाग करके चुनाव लड़ना ये ठीक नहीं है। लेकिन नरेश मीणा अपनी ही धुन में थे। नरेश मीणा ने इस चुनाव में अपने आप को खून से तुलवाया। हालांकि नेता अलग अलग जगह पर जब जाते हैं तो कहीं अपने आप को लड्डुओं से तुलवाते हैं, बाद में वो लड्डू बांट दिए जाते हैं। लेकिन नरेश मीणा, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से पहले खून दान करवाया और खून की थैलियों से अपने आप को तुलवाने का काम किया। यानी बिल्कुल अलग लेवल पर प्रचार प्रसार चल रहा था। नरेश मीणा ने हनुमान बेनीवाल को यह भी कह दिया कि हनुमान बेनीवाल अगर मर्द है तो यहां आएगा। हनुमान बेनीवाल उसके बाद में रैली के अंदर भी चले गए। रैली में जाकर के हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस को खूब सुनाया। संजय सिंह भी चले गए, उन्होंने भी सुनाया और यह भी कहा कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं प्रमोद जैन भाया, वो रोड़ी पत्थर बजरी सब खा जाते हैं। यानी खदान में अवैध खनन का पैसा खूब खाते हैं। और वैसे भी प्रमोद जैन भाया कोई मामूली आदमी नहीं है। प्रमोद जैन भाया करोड़पति अरबपति आसामी है, यानी बहुत पैसे वाले आदमी है, बहुत रसूख वाले आदमी है। और प्रमोद जैन भाया पहले भी चुनाव जीतते रहे हैं, हारते भी रहे हैं। लेकिन इस बार प्रमोद जैन भाया ने कैसे चुनाव बना दिया, शायद ये बीजेपी के भी समझ में नहीं आया होगा, या फिर यूं कहें कि बीजेपी ने ही चुनाव बनवा दिया। जरा इस वीडियो को आप देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। वसुंधरा राजे प्रचार के दौरान बीजेपी के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ थी और वसुंधरा राजे वो ट्रक पर खड़े होकर के बोल बोल करके बता रही हैं और बीजेपी के वर्तमान मुख्यमंत्री, पर्ची वाले मुख्यमंत्री, जिनकी पर्ची वसुंधरा राजे ने ही निकाली, वो पर्ची पर लिखने का काम कर रहे हैं। कमाल की बात है। अब सवाल यही है कि इस तरह के प्रचार प्रसार, इस तरह का लाव लश्कर सब कुछ करने के बावजूद कैसे बीजेपी हार गई? या फिर तर्क वही है कि बड़ा चुनाव जीतना था, इसीलिए छोटे चुनाव की कुर्बानी दे दी गई। बड़े चुनाव की आड़ में छोटा चुनाव हरा दिया गया। क्यों बीजेपी यहां पर चुनाव हार गई? हालांकि वैसे चुनाव तो कई हुए हैं। उपचुनाव की अगर बात करें तो उपचुनाव तो कई हुए हैं और उपचुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं वो भी बेहद चौंकाने वाले हैं। नगरोटा जम्मू कश्मीर में यहां पर बीजेपी आगे थी, अब खबर यह है कि बीजेपी चुनाव में जीत गई है। बडगाम में भी जम्मू कश्मीर के अंदर उपचुनाव हुआ और यहां पर जेकेपीडीपी वो चुनाव जीत गई है। पिछले चुनाव में एनसी यहां पर चुनाव जीती थी। घाटशिला झारखंड के अंदर जेएमएम चुनाव जीत गई है, पिछली बार भी जेएमएम ही चुनाव में थी। मिजोरम के अंदर एमएनएफ चुनाव जीत गई है, पिछली बार भी एमएनएफ चुनाव में थी। ओडिशा के अंदर नुआपाड़ा बीजेपी यहां पर चुनाव जीत गई है, पिछली बार यह सीट बीजेडी के पास में थी। तरन तारण में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत गई है, पिछली बार यह सीट आम आदमी पार्टी के पास में ही थी। अंता के अंदर कांग्रेस चुनाव जीत गई है, पिछली बार यह सीट बीजेपी के पास थी।
जुबली हिल्स में तेलंगाना में कांग्रेस चुनाव जीत गई है। पिछली बार यह सीट बीआरएस के पास में थी, यानी अकेली सीट अंता की सीट ऐसी है जहां पर उल्टा चुनाव दिखाई दे रहा है। अकेली सीट अंता की सीट ऐसी है जहां पर मौजूदा सत्ताधारी पार्टी वो चुनाव हार गई है। तो चुनाव कैसे हार गई, यह बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है बीजेपी यहां पर चुनाव क्यों हार गई? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।